हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का ये वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी के जो पेट एग्जाम का हमारा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। और इसमें हम लोग जो एजुकेशन एलिजिबिलिटी है, हमारे एग्जाम पैटर्न है और एग्जाम डेट क्या होने वाली है, सिलेबस क्या होना है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो स्टार्ट होने से पहले, और इसकी बेल नोटिफिकेशन आप लोग प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। आई नो कि वीडियो काफ़ी दिनों से इस चैनल पर नहीं आ रही थी, उसका कुछ रीज़न था, बट रेगुलर अब हम लोग नोटिफिकेशन और डिटेल सिलेबस इन सब के वीडियो जितना हो सकता है पॉसिबल हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। और ये वीडियो एक्चुअली में अगर आप फर्स्ट टाइम पेट अप्लाई कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट अगर आप मल्टीपल टाइम्स अप्लाई कर चुके हैं पिछली बार, चाहे वो पेट 2023 हो, 22 हो, या फिर आपका 24 25 हो, तो आपको पता होगा और वो सारी चीज़ें पता होगी। लेकिन फिर भी जो एग्ज़ाम में थोड़ा चेंजेस हुए हैं सिलेबस को लेकर, उसके बारे में फिर भी आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हर एक चीज़ इसमें डिस्कस की जाएगी, ठीक है। थोड़ी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, इसलिए थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। एक एक चीज़, सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली है। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट है, वो 2026 के लिए हम लोगों को नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। और इस नोटिफिकेशन में जो रिलीज हुई है वो 1 अगस्त को हो गई है, यानी अभी कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही रिलीज हुई है। और एग्ज़ाम जो हमारा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो 3 अगस्त 2026 को स्टार्ट हो गया है और पूरे के पूरे लगभग 1 महीने चलने वाले हैं, ठीक है। 1 सितंबर को अंतिम डेट रहेगी, यानी लास्ट डेट रहेगी, आपको लास्ट डेट अप्लाई करना ही करना होगा, ठीक है। और अगर कोई करेक्शन हो जाता है वो 8 सितंबर तक ओपन रहेगी विंडो। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूरे लगभग 1 महीने, ठीक है, 1 मंथ पूरे पूरे फॉर्म चलने वाले हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा, आपको बोलूंगा कि आप हो सके तो पहले ही फिल कर लीजिए। उसका रीज़न ये है कि जो इसका इसकी वेबसाइट है वो बहुत स्लो चलती है, तो जिसकी वजह से बार बार बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करके रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसका जो प्रोसेस है, फिलिंग प्रोसेस, उसमें ओटीआर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ज़रूरी है, या आप ऐसा कह लो कि बिना ओटीआर का हमारा फॉर्म जो है वो फिल होगा ही नहीं, ठीक है। ओटीआर अनिवार्य है, और ये कब अनिवार्य हुआ है? 14 जुलाई 2026 से ओटीआर व्यवस्था लागू की गई है, ठीक है। और बिना ओटीआर के पेट का जो 2026 का फॉर्म है वो नहीं भरा जा सकता, यानी कि आपको ओटीआर कंपलसरी है करना। ओटीआर किस लिए करवाया जा रहा है? क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एस सी है वो पहले ही आपकी इंफॉर्मेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, वो स्टोर करके रख ले रही है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपकी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली यूज की जा सके, बार बार आपको अप्लाई करना ना पड़े, ठीक है। रूल क्या है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए कि अगर ओटीआर में आपने पिछले बार का पेट भरा हुआ है तो उसमें नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ और जो मोबाइल नंबर है वो चेंज नहीं होंगे। बट अगर आप नए यूजर हैं, यानी फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आपने 2025 का जो पेट था वो नहीं दिया है, तब भी आप एक तरीके से न्यू यूजर इसमें कंसिडर किए जाएंगे। तो इसमें मोबाइल नंबर, आपका केवल मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओटीआर करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप गलत नहीं भरेंगे, उसको सही तरीके से भरेंगे, क्योंकि चेंजेस पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको 10th जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। 10th, और 10th कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? 1/9/2026 तक होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट क्या है? हमारी एज लिमिट 18 प्लस से लेकर 40 जो ईयर होती है, यानी 18 से 40 वर्ष की एज होनी चाहिए उसके बीच में। और जो एज कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग होगी। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए, जिनमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो SC ST OBC को 5 वर्ष का मिलेगा। अगर आप एक स्किल्ड प्लेयर हैं तो भी 5 वर्ष का आपको मिल रहा है, ठीक है। या आप PWD कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, दिव्यांगजन है, तो आपको 15 वर्ष का मिलेगा आयु छूट जो होती है। और बाकी पूर्व सैनिक, अगर आप डिफेंस से रिलेटेड है तो आपको 3 वर्ष का
एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस में अगर आप यूआर हैं यानी अनरिजर्व हैं, सामान्य श्रेणी से आते हैं, तो टोटल जो फीस लगने वाली है वो 185 की लगने वाली है। आप चाहे ओबीसी से आते हो या यूआर से, दोनों की फीस सेम है यानी 185 ही है। बट अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपको टोटल 95 रुपीज देने पड़ेंगे। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी दोनों की जो फीस है वो सेम है। बाकी अगर आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो फिर आपको 25 रुपीज देने पड़ेंगे, यानी दिव्यांगजन है तो आपको केवल 25 रुपए देने हैं। आप इसको क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से। नेक्स्ट अगर पेट की बात करें तो जो पेट का स्कोर है कब तक वैलिड है, इस चीज को आपको ध्यान समझना होगा और ये कैसे काम करता है। देखो, अगर आप पेट की बात करो ना तो पेट का जो कह सकते हो ये प्री एग्जाम की तरह होता है। ठीक है, ये एक्चुअली में प्री एग्जाम है। अब पहले क्या होता था, पहले जब पेट नहीं था तो यूपी ट्रिपल एस सी हर एक वैकेंसी के लिए, जैसे कि लेखपाल हो गया, वीडियो के लिए अलग अलग प्री करवाता था। यानी अगर मान लो कि लेखपाल की वैकेंसी आई, ठीक है, अगर लेखपाल की वैकेंसी आती है या फिर वीडियो की वैकेंसी आती है तो आप सोचो यहाँ दो एग्जाम होते थे, एक प्री हो गया हमारा, एक मेंस हो गया। तो यहाँ भी प्री मेंस है और यहाँ भी प्री मेंस, तो ऐसे में क्या होता था, एग्जाम बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता था और लंबा चलता था प्रोसेस। तो यूपी ट्रिपल एस ने क्या किया कि मेंस सबका अलग ही रखा है, लेकिन जो प्री था वो प्री को इन्होंने मर्ज कर दिया और उसका नाम रख दिया हमारा पेट। ठीक है, तो पेट एक्चुअली में प्री एग्जाम के लिए बनाया गया। अब इसके अंडर में यूपी ट्रिपल एस की जितनी भी वैकेंसी आती हैं वो आएंगी, जैसे कि लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, क्लर्क हो गया, स्टेनो हो गया। ठीक है, और भी मल्टीपल वैकेंसीज हैं जो ऑलरेडी कैलेंडर जारी कर दिया गया है और उसमें उन्होंने दिया हुआ है, तो ये सारे पेट के अंडर में आएंगे। तो अगर आप पेट क्वालिफाई कर लेते हो तो इनमें क्या होगा, आप मेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अब कैसे इसमें क्या एग्जाम वगैरह कैसे हम इसको एक तरीके से दे सकते हैं एग्जाम, तो आपको टोटल जो है वो 100 मार्क्स का जो पेपर होगा। ठीक है, और ये पेपर अगर आप पास कर लेते हैं तो जो स्कोर कार्ड है वो आपका 3 साल, पहले ये 1 साल था बट पिछले साल से इन्होंने 3 साल का कर दिया है। तो अगर आप इसको पास कर लेते हो तो ये आपका 3 साल तक वैलिड रहता है और आप नेक्स्ट पेड भी दे सकते हो। अगर आपको मार्क्स कम लग रहे हैं तो नेक्स्ट पेड भी दे सकते हैं। ठीक है, नई वैकेंसी आने पर पेड का स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो अगर यूपी ट्रिपल एस सी रिलीज कर रही है वैकेंसी को, तो उसमें सबसे पहले पेट स्कोर से एक नॉर्मलाइज मतलब एक मेरिट निकाली जाती है, जिसके आधार पर अगर आप आपके मार्क्स मान लीजिए 70 मार्क्स हैं। ठीक है, 70 मार्क्स में अगर कोई वैकेंसी आती है, मान लो कि वीडियो की वैकेंसी आती है और वीडियो की वैकेंसी में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है और उनके मार्क्स जो एक मेरिट बनती है, मान लो कि 65 मेरिट बनती है, तो आप उसमें यानी प्री क्वालिफाई कर गए। लेकिन अगर आप मान लो 75 मेरिट बनती है तो आपके 70 मार्क्स है तो आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो कुल मिला के ये शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है पेट के आधार पर और फिर उसके बाद मेंस एग्जाम देंगे और आप एक तरीके से सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक पेट का क्राइटेरिया होता है, पेट ऐसे काम करता है। अब एग्जैक्टली जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, तो टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है और जो टोटल क्वेश्चन है वो भी 100 रहेंगे। साथ ही साथ आपको 120 मिनट्स दिए जाते हैं, 2 घंटे का एग्जाम रहता है और 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी अगर आप 4 गलत करते हो तो साथ में एक सही आपका जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम इसके स्कोर की बात कर चुके हैं हम लोग कि 3 साल तक ये पूरा वैलिड रहता है। साथ ही साथ एक चीज और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का जो कह सकते हो कि प्रोसेस होता है उसको समझ लीजिए कि अगर क्योंकि पेट में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं तो कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट डेज में इसके एग्ज़ाम होते हैं और इसके एग्ज़ाम डिफरेंट डिफरेंट डेज में होने की वजह से किसी भी हो सकता है, किसी भी डे बहुत हाई पेपर चला जाता है, बहुत मतलब कह सकते हो कि उसका जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और किसी में बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन होता है और नॉर्मलाइजेशन में कुछ लोगों के मार्क्स बढ़ जाते हैं और कुछ लोगों के मार्क्स घट जाते हैं। घटता बहुत रेयर ही है, हमेशा बढ़ ही जाता है। ठीक है, तो वही नॉर्मलाइजेशन की बात की गई। चलिए नेक्स्ट क्या है, आपका आधार ऑथेंटिकेशन होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आधार आपका होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें जो मोबाइल नंबर वगैरह है वो थोड़ा सा चालू कंडीशन में होना चाहिए। ओटीपी वगैरह या फिर आपका थंब एक्सप्रेशन से वैलिडेशन किया जाता है।
ठीक है। और आपका वेरिफिकेशन, वही आप अगर पेमेंट कर रहे हो तो वेरिफिकेशन होगा। और ये जो अगर आप एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो वो थोड़ा सा दिक्कत होगी, ठीक है। और मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं किए जा सकते, केवल एक ही जो एप्लीकेशन होगा वही मान्य होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। चल नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे बस। अब मेन जो है हमारा, अगर आप कह सकते हो कि जो सिलेबस है, अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सिलेबस के बारे में ध्यान से समझिएगा। सारे के सारे जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो पूरा का पूरा एमसीक्यू फॉर्म में होने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम पैटर्न में एक चीज आपको मैं बता दूं कि इन्होंने अभी कुछ एग्जाम से पहले, यानी कुछ सालों से, इन्होंने एक काम किया है, ई ऑप्शन का मतलब ई ऑप्शन दे दिया है। अब क्या है, अगर चार ऑप्शन आपको नहीं लग रहे हैं चार ऑप्शन सही है या कोई गलत क्वेश्चन भी है, तो ई ऑप्शन दिया हुआ है, आप ई ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो ये अब वो वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई कि क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन ही नहीं है, तो आप ई ऑप्शन देते हैं। ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सब में कॉमन रहेगा, ठीक है। और जो डिफिकल्टी लेवल की बात करें वो एनसीईआरटी और 10th एंड 12th के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। मीडियम की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होने वाला है, इसलिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बाईलैंग्वेज होने वाला है, ठीक है। स्कोरिंग की बात करें तो अगर आप करेक्ट करते हैं क्वेश्चन तो 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स या 1/4 मार्क्स निगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जो मेजर पार्ट है वो हमारा क्या क्या सिलेबस है उस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट की बात करें तो 5-5 नंबर के इसमें क्वेश्चन बनने वाले हैं। और इसमें आपका सिंधु घाटी की सभ्यता रहेगा, वैदिक संस्कृति रहेगी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश राज, और जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये पूरा हिस्ट्री का हमारा पार्ट होने वाला है, और इन पूरे में से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा अगर राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसमें भी 5 नंबर के आने वाले हैं, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष रहेगा, और स्वदेशी सविनय आंदोलन रहेगा, क्रांतिकारी आंदोलन, और विदेही संशोधक ब्रिटिश इंडिया एक्ट यानी 1935 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था, भारत छोड़ो आंदोलन, और आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ भी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ज्योग्राफी की बात करें और पॉलिटिकल एंड क्लाइमेट, मतलब पॉलिटिकल जियोग्राफी और पॉलिटिकल एंड क्लाइमेट की बात करें तो 5-5 नंबर का यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सॉरी, 5 नंबर का ज्योग्राफी में बनेगा, जिसमें नदियां और घाटी रहेंगी, भूजल संसाधन, पर्वत श्रेणी, मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज, ठीक है। और ये इंडिया के रिस्पेक्ट में रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ थोड़ा सा वर्ड में भी इन्होंने क्वेश्चन पूछने का ट्राई किया है, जलवायु और मौसम रहेगा, टाइम जोन रहेगा, और जनसांख्यिकीय परिवर्तन तक प्रवास। तो यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सिलेबस इन्होंने बहुत अच्छा कैटेगराइज कर दिया है ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर इंडियन इकोनॉमिक्स से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें 1947 से लेकर 1991 तक में योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना जो रहती है हमारी, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, जो पब्लिक और क्या कहते हैं प्राइवेट है वो, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात की गई है, व्हाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड के बारे में बात की गई है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार उसके बारे में यहाँ सिलेबस में दिया हुआ है। फिर 1991 से लेकर 2014 के पश्चात जो भी रिफॉर्म किए गए हैं वो चीज, चाहे वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म हो, लेबर रिफॉर्म हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, या जीएसटी हो, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने वाला है। तो टोटल मिलाकर 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। फिर बात आते हैं हमारा जो कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, वहां से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो साइलेंट फीचर्स हैं वो, और राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में बात की गई है, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली और संघीय प्रणाली यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है, ठीक है। जुडिशरी के बारे में बात की गई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बात की गई है, पंचायती राज के बारे में बात की गई है। तो यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। फिर आते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस से ओवरऑल चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, तीनों से हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। और इन्होंने बेसिक फिजिक्स दिया हुआ है, यूनिट, मोशन, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसमें एलिमेंट और कंपाउंड, एवरीडे केमिस्ट्री जो एवरीडे में यूज होने वाली है,
फिर बाकी ह्यूमन फिजियोलॉजी और विटामिन डिजीज, बॉटनी, इन सबसे 5 नंबर के क्वेश्चन ओवरऑल साइंस से आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सेक्शन है वो हमारा अर्थमेटिक और जनरल हिंदी है। तो अर्थमेटिक से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और जनरल जो हिंदी है हमारी उससे भी, जिसमें आपका पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव यानी होल नंबर, फ्रैक्शंस, डेसिमल, परसेंटेज और सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट या इंडाइसेस एंड एक्सपोनेंट एंड एवरेज, इन सब से क्वेश्चन 5 नंबर के होने वाले हैं। समान हिंदी की बात करें तो इसमें आपको संधि मिलेगा, विलोम शब्द मिलेगा, पर्यायवाची शब्द मिलेगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जेंडर लिंग मिलेगा और समश्रुत भिन्नात्मक शब्द। ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां, लेखक और रचनाएं, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन रहा है। ठीक है, अब ओवरऑल जो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। बेसिक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस और प्रीपोजिशन, एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक आपका पैसेज रहेगा। ठीक है, फिर रीजनिंग भी आपके 5 नंबर का रहेगा और रीजनिंग में आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग रहेगा, लार्ज एंड स्मॉल रहेगा, ब्लड रिलेशन रहेगा, ऑड वन रहेगा, कैलेंडर एंड क्लॉक रहेगा। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, सिलोजिज्म रहेगा। ठीक है, यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। नॉर्मल बेसिक जो जितना हो सकता है उन्होंने दिया हुआ है। फिर मेन जो होता है यहाँ पे करंट अफेयर, करंट अफेयर में आपका इंडियन जो नेशनल करंट अफेयर है और इंटरनेशनल करंट अफेयर, तो 10 नंबर का यहाँ से आने वाला है। फिर जनरल अवेयरनेस जीके की बात करें तो यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है, जो करेंटली में आप कह सकते हो जो मंत्रिमंडल होते हैं या फिर जो भी पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं और जो जलवायु परिवर्तन होते हैं, ठीक है, और जो संगठन होते हैं, यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, अगर हाई वेटेज की बात करें तो 10 नंबर का आपका एक हिंदी का पैसेज आएगा और 10 नंबर का आप समझ लीजिए कि जो मैथ के ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं यानी डीआई होता है वो आएगा। और 10 नंबर का ये डीआई इसमें लाइन वाइज जो आएगा, तो ये हमारा फिक्स है। ठीक है, पैसेज एंड डीआई, और यहाँ ये हाई वेटेज है, यहाँ से 30 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है लेकिन अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है। ठीक है, तो ओवरऑल आप समरी देख सकते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया। तो 5-5 नंबर के 8 सब्जेक्ट हैं जिसमें 40 नंबर बन जाते हैं। फिर आपका रीजनिंग और क्या कहते हैं सामान्य अंग्रेजी है, तो यहाँ भी 10 नंबर हो जाता है। तो टोटल ओवरऑल ये 50 नंबर का आपका हो जाता है। फिर यहाँ बात करें तो जीके और जीएस में बात करें तो ये 20 नंबर का हो जाता है और ओवरऑल ये 3 सब्जेक्ट हमारे हैं, ये भी 30 नंबर का हो जाता है। तो 100 नंबर ओवरऑल हो जाते हैं। तो सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में ज़्यादा डिवाइड किया गया है। अगर आप सही तरीके से, ठीक है, और एकदम एक्यूरेट जो जो पॉइंट है वही वही पढ़ के अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपके स्कोर हाई होंगे। ठीक है, अब इसमें जो थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखने वाली है कि 50 मार्क्स आपके जो हैं वो ग्राफ एंड टेबल डीआई में, करंट अफेयर में और हिंदी पैसेज में। तो देखो हिंदी पैसेज आप नॉर्मली कर सकते हो, ग्राफ एंड टेबल डीआई में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है। और करंट अफेयर और जीए जो है अगर आप जनरल तरीके से आप कहीं से भी अगर रेगुलर आप पढ़ रहे हैं तो इस ये भी आपका हो जाएगा। तो 50 मार्क्स आपके अच्छे खासे बन जाते हैं अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, तो ये 50 मार्क्स आपके हो जाते हैं। बट ये जो 50 मार्क्स है इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और आप ऐसा कह सकते हो कि लग के थोड़े से जितने भी टॉपिक हैं 10th एंड 12th उठा सकते हो, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ओवरऑल सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। खासकर जो सिलेबस को लेकर अगर कोई डाउट रहा होगा तो सिलेबस हमने डिटेल में सिलेबस देख लिया, हर एक टॉपिक को कवर किया, जितने टॉपिक सब टॉपिक हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो काम का लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और लोगों के साथ जिन जो इस बार का पेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, पेट एग्ज़ाम का फॉर्म भरने वाले हैं। ठीक है, और अगर कोई भी सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ नोटिफिकेशन आती हैं या जो भी इंफॉर्मेशन आती है सबसे पहले आपको वहीं मिलती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ अगले कंटेंट साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। नमस्कार, बाय बाय।